हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गुणसूत्र की संरचना, उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही हम न्यूक्लिक अम्ल और ओपेरिन की संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गुणसूत्र के बारे में पढ़ते हैं। गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। गुणसूत्र मूल रूप से कोशिका के केंद्रक के मध्य में स्थित होती है। कोशिका के केंद्रक में एक धागे की समान संरचना होती है जिसे कि कहा जाता है क्रोमेटिन जलिका। कोशिका विभाजन के समय जब यह क्रोमेटिन जलिका छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है तो उसी से गुणसूत्र का निर्माण होता है। यह क्रोमेटिन जलिका मूल रूप से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए और प्रोटीन से इन दोनों का निर्माण होता है। किसी विशेष जाति के जीवों की सभी कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। अर्थात जो मनुष्य होते हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। अर्थात कोशिका में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगर हमें जोड़ा में पूछा जाए तो वह 23 होती है, अगर उसकी संख्या पूछी जाए तो वह 46 होती है। अर्थात किसी विशेष जाति के जीवों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। यह गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में विद्यमान होती है। गुणसूत्र का निर्माण क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। कोशिका के केंद्रक में क्रोमेटिन जलिका होती है, उसी से गुणसूत्र का निर्माण होता है। यह क्रोमेटिन मूल रूप से हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन होते हैं। जब कोशिका विभाजन होती है अर्थात कोशिका दो भागों में विभक्त होती है, उस समय कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था और एनाफेज अवस्था होती है। उस अवस्था में इस गुणसूत्र की संरचना को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अब हम अगला पढ़ते हैं गुणसूत्र की संरचना। सबसे पहले हम पेलिकल के बारे में पढ़ते हैं। गुणसूत्र एक अत्यंत पतली झिल्ली से घिरी होती है जिसे पेलिकल कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर का बाहरी झिल्ली होती है उसे ही पेलिकल कहा जाता है। उसके अंदर में होता है मैट्रिक्स। गुणसूत्र के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं जिसमें गुणसूत्र के अन्य भाग पाए जाते हैं। यह मैट्रिक्स जो होती है वह एक प्रकार का आधार द्रव होती है जिसमें गुणसूत्र के अन्य पदार्थ विद्यमान होते हैं और इसी आधार द्रव पर क्रोमोनिमेटा पाए जाते हैं। उसके पश्चात दो कुंडलित उप इकाइयाँ होती है जिसे क्रोमोनिमेटा कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक कलर का द्विकुंडलित उप इकाई है जिसे क्रोमोनिमेटा कहा जाता है और इसी क्रोमोनिमा या फिर क्रोमोनिमेटा में एक दानेदार संरचना होती है और इस संरचना को कहा जाता है क्रोमोमियर। उसके पश्चात जो अगला भाग होता है उसे कहा जाता है सेंट्रोमियर। यह सेंट्रोमियर दोनों क्रोमेटिड को आपस में जोड़ती है और यह प्रथम संकीर्ण वाला भाग होता है। इस भाग को कहा जाता है प्रथम संकीर्ण और इस भाग को कहा जाता है द्वितीय संकीर्ण। तो जो प्राथमिक संकीर्ण होता है अर्थात दो क्रोमेटिड को आपस में जोड़ने वाली संरचना को कहा जाता है सेंट्रोमियर। उसके बाद जो अगली संरचना होती है उसे कहा जाता है टोलोमियर। गुणसूत्र के जो अंतिम सिरा होता है उसे कहा जाता है टोलोमियर। द्वितीय संकीर्ण के पश्चात क्रोमोसोम के सिरे बंद हो जाते हैं और उसे ही कहा जाता है टोलोमियर। ये जो ऊपरी भाग होता है उसे कहा जाता है टोलोमियर। गुणसूत्र के द्वितीय संकीर्ण वाले भाग को सैटेलाइट कहा जाता है। यहाँ पर द्वितीय संकीर्ण होता है, उसके बाद की संरचना को सैटेलाइट कहा जाता है। इन सभी बिंदुओं को हमें याद रखना है। जो पेलिकल होती है वह गुणसूत्र के चारों ओर एक अत्यंत पतली झिल्ली होती है जिसे पेलिकल कहा जाता है। पेलिकल के अंदर वाले क्षेत्र को मैट्रिक्स कहा जाता है जो कि एक प्रकार का आधार द्रव होता है और यहाँ पर गुणसूत्र के अन्य सभी भाग पाए जाते हैं। उसके बाद जो अगली संरचना होती है उसे कहा जाता है क्रोमोनिमेटा। यह दो कुंडलित उप इकाइयाँ होती है। यह आप देख सकते हैं, इसे कहा जाता है क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा में एक प्रकार की दानेदार संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है क्रोमामियर और दोनों क्रोमेटिड आपस में जहाँ पर मिलते हैं उसे कहा जाता है सेंट्रोमियर। इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं गुणसूत्र के प्रकार। गुणसूत्र मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, लिंग गुणसूत्र और ऑटोसोम्स। लिंग गुणसूत्र किसे कहा जाता है? ऐसे गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण में भाग लेते हैं उसे लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कुल 23 होती है जिसमें से जो 22 गुणसूत्र होते हैं वह ऑटोसोम्स होते हैं अर्थात वह सभी कोशिकाओं में समान रूप से होती है। जबकि जो एक गुणसूत्र होता है वह होता है लिंग गुणसूत्र जो कि लिंग निर्धारण में सहायक होता है, लिंग निर्धारण में भाग लेता है। लिंग गुणसूत्र की खोज मैक क्लक के द्वारा की गई थी। स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र होता है उसे XX कहा जाता है जबकि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र को XY कहा जाता है। पुरुष या महिला दोनों में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं जिसमें से 22 जोड़े गुणसूत्र जो हैं वह ऑटोसोम्स होते हैं जबकि जो 23वां गुणसूत्र होता है
वह गुणसूत्र होता है लिंग गुणसूत्र और यही लिंग निर्धारण में सहायक होता है। ऑटोसोम्स गुणसूत्र नर और मादा में समान रूप से होते हैं और यह कायिक कोशिका में पाए जाते हैं। गुणसूत्रों के विशिष्ट लक्षणों के समूह को कैरियोटाइप कहा जाता है, जबकि इन सभी को चित्र के द्वारा प्रदर्शित करने की क्रिया को इडियोग्राफ कहा जाता है। इस बिंदु को हमें याद रखना है कि गुणसूत्रों में विशिष्ट लक्षणों के समूह को कैरियोटाइप कहा जाता है, जबकि इसे चित्र के रूप में प्रदर्शित करने की क्रिया को इडियोग्राफ कहा जाता है। जो सेंट्रोमियर होती है अर्थात दो क्रोमोसोम के बीच के जो भाग होता है उसके आधार पर गुणसूत्र को 4 प्रकार से विभाजित किया जा सकता। गुणसूत्र का पहला प्रकार होता है टीलोसेंट्रिक, दूसरा प्रकार होता है एक्रोसेंट्रिक, उसके बाद अगला प्रकार होता है सब मेटासेंट्रिक और अंतिम प्रकार होता है मेटासेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक की अवस्था में जो सेंट्रोमियर होते हैं वह गुणसूत्र के एक किनारे पर स्थित होते हैं। आप ये देख सकते हैं यह एक गुणसूत्र है, उसके किनारे पर स्थित होता है सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर गुणसूत्र को 4 भागों में विभाजित किया गया है। उसके बाद जो अगला प्रकार होता है उसे कहा जाता है एक्रोसेंट्रिक। इसमें एक भुजा बड़ी होती है जबकि एक भुजा अत्यंत छोटी होती है। आप देख सकते हैं ये जो दिया गया है वह है एक्रोसेंट्रिक। इसमें एक भुजा बड़ी होती है जबकि एक भुजा छोटी होती है। जबकि अगला प्रकार होता है सब मेटासेंट्रिक, जिसमें एक भाग बड़ा होता है जबकि एक भाग छोटा होता है। ये आप देख सकते हैं इसमें भी एक भाग बड़ा होता है और एक भाग छोटा होता है, परंतु इसमें क्रोमोसोम जो होते हैं वह एल आकृति या फिर जे आकृति के होते हैं। आप देख सकते हैं यह एल आकृति बनाता है या फिर यह जे आकृति भी बना सकता है। तो एक्रोसेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक दोनों एक प्रकार की होती है। इसमें एक भुजा बड़ी और एक भुजा छोटी होती है, परंतु इसकी आकृति में अंतर होता है। जबकि जो अगला प्रकार होता है उसे कहा जाता है मेटासेंट्रिक। इस प्रकार के गुणसूत्र में दोनों क्रोमेटिड की लंबाई बराबर होती है। आप देख सकते हैं जो आखिरी वाला दिया गया है वह होता है मेटासेंट्रिक, अर्थात इसमें दोनों क्रोमेटिड की लंबाई बराबर होती है। यह एक अन्य विभाजन है जिसके अंतर्गत गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र या फिर यूकैरियोटिक गुणसूत्र। प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र होती है जिसमें गुणसूत्र अकेले होते हैं, जोड़े में नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक गुणसूत्र में यह एक या अधिक जोड़े के रूप में होते हैं। प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र की आकृति गोलाकार होती है जबकि यूकैरियोटिक गुणसूत्र की आकृति रेखीय होती है। और प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। तो इस अंतर को हमें याद रखना है। इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। न्यूक्लिक अम्ल एक प्रकार की जटिल कार्बनिक पदार्थ होती है जो कि नाइट्रोजनी बेस, पेंटोज शर्करा तथा फास्फोरस से मिलकर बनी होती है। तो इस बिंदु को हमें याद रखना है कि जो न्यूक्लिक अम्ल होती है वह नाइट्रोजनी बेस, पेंटोज शर्करा और फास्फोरस से मिलकर बनी होती है। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है डीएनए और दूसरा प्रकार होता है आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, जबकि आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो इस बिंदु को हमें याद रखना है, डीएनए का फुल फॉर्म और आरएनए का फुल फॉर्म। डीएनए जो होती है एक प्रकार की क्रोमेटिंग होती है, अर्थात यह कोशिका के केंद्रक में विद्यमान होती है, परंतु कोशिका के केंद्रक में पाए जाने के अलावा यह माइटोकांड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट में भी कुछ मात्रा में पाई जाती है। तो इस बिंदु को हमें याद रखना है कि डीएनए कहाँ कहाँ पाई जाती है। यह कोशिका के केंद्रक में पाई जाती है, साथ ही यह माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। डीएनए के कुंडलीदार विन्यास मॉडल सबसे पहले वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक के द्वारा सन 1953 में प्रस्तुत की गई और उनके इस खोज के कारण उन्हें सन 1962 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इस बिंदु को हमें याद रखना है कि डीएनए के मॉडल को वाटसन और क्रिक के द्वारा सन 1953 में प्रस्तुत किया गया। इसमें द्विचक्राकार रचना होती है, जिसमें एक रस्सी की तरह ऐठे हुए अक्ष के चारों ओर द्विचक्राकार रचना होती है। प्रत्येक चक्राकार रचना में न्यूक्लियोटाइड के 10 जोड़े रहते हैं, जबकि एक चक्र और दूसरे चक्र का जो फासला होता है, दूरी होती है, वह 34 एंगस्ट्रॉम होती है। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी अर्थात 2 चक्रों के बीच की दूरी के मध्य 34 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। डीऑक्सी राइबो शर्करा और फास्फेट जो होती है वह विशेष क्रम में व्यवस्थित होती है। इसमें एडिनिन और थायमिन एक साथ होते हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन एक साथ होते हैं। इसके पश्चात हम अगला बिंदु पढ़ते हैं जिसे कहा जाता है प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स जो होती है वह डीएनए और आरएनए में समान होती है। डीएनए और आरएनए में एडिनाइन और ग्वानिन को आपस में मिलाकर कहा जाता है प्यूरिन्स, जबकि डीएनए में साइटोसिन और थायमाइन इन दोनों को आपस से मिलाकर कहा जाता है पायरिमिडिन्स। जबकि आरएनए में यह अंतर होता है, आरएनए में साइटोसिन
और यूरेसिल को आपस में मिलाकर कहा जाता है पायरिमिडिन्स। इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं राइबोन्यूक्लिक अम्ल के बारे में, जिसे आरएनए कहा जाता है। यह एक प्रकार के भारी अणु वाला पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है और इसमें राइबोस शर्करा होती है और साथ ही थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। तो इस अंतर को हमें याद रखना है। डीएनए में थायमिन होता है जबकि आरएनए में यूरेसिल होता है। डीएनए में होता है डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है जबकि आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। कुछ विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ डीएनए नहीं होता है, उसमें अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। इस प्रकार के वायरस को रेट्रोवायरस की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं अपूर्ण प्रभाविता। यह आनुवांशिकता से संबंधित एक अवधारणा है। इस नियम के अनुसार एक जोड़े गुण के प्रभावी गुण जब अप्रभावी गुण को पूरी तरह दबा नहीं पाते तो तीसरे गुण की अभिव्यक्ति होती है और इसे ही कहा जाता है अपूर्ण प्रभाविता। अगले वीडियो में हम आनुवांशिकता के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो सामान्य अवस्था में कोई लक्षण होती है, जब वह दूसरे लक्षण से प्रथम संकरण होता है तो उसमें जो पहले लक्षण होते हैं वह प्रदर्शित होते हैं, परंतु अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में पहले लक्षण प्रदर्शित नहीं होते, उसके स्थान पर तीसरे लक्षण प्रदर्शित होते हैं। तो इसे ही कहा जाता है अपूर्ण प्रभाविता का सिद्धांत। मिराबिलिस जलापा होती है, उसमें जब लाल और सफ़ेद पुष्पों वाले पौधे का आपस में संकरण कराया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये है लाल पुष्प और ये है सफ़ेद पुष्प। जब इन दोनों का आपस में संकरण कराया जाता है, आपस में मिलाया जाता है, तो संकरण के पश्चात जो पहला पीढ़ी होता है उसमें लाल पुष्प वाले गुण पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होते हैं। अर्थात सामान्य अवस्था में अगर देखें तो यह लाल पुष्प प्रभावी होना चाहिए, परंतु अप्रभाविता के कारण यह पूर्ण प्रभावी नहीं होता है, जिसके कारण एक नए लक्षण गुलाबी पुष्प के पौधे बनते हैं। इस सिद्धांत को कहा जाता है अपूर्ण प्रभाविता का सिद्धांत। अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में जो फिनोटाइप अवस्था होती है उसमें 1:2:1 के रूप में होती है। तो इस बिंदु को हमें याद रखना है। अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में फिनोटाइप 1:2:1 के अनुपात में होती है। इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं ओपेरिन संकल्पना। ओपेरिन एक वैज्ञानिक हैं जिनके द्वारा जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने अपने सिद्धांत के माध्यम से यह बताया कि जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। उन्होंने अपनी परिकल्पना के आधार पर बताया कि समुद्र में जीवन की उत्पत्ति के पूर्व ही कार्बनिक पदार्थ उपस्थित थे और इन्हीं कार्बनिक पदार्थों से जीव की उत्पत्ति हुई। आदिकाल में पृथ्वी और उसके वातावरण में जीवन के लिए अनुकूलित नहीं था, परंतु धीरे धीरे वह जीवन के अनुकूल बना। आदिकाल में जो समुद्र थी वहाँ पर विभिन्न प्रकार के रसायन आपस में मिलकर जटिल रासायनिक पदार्थ बनाए और यही जटिल रासायनिक पदार्थ जीवों की रचना के लिए आवश्यक थी और इन्हीं जटिल रासायनिक पदार्थों से जीव का निर्माण हुआ। उनकी संकल्पना के अनुसार सर्वप्रथम जो पृथ्वी थी वह एक प्रकार के वायु का गोला थी और धीरे धीरे वह ठंडा होकर ठोस हो गई और उसके जो भारी तत्व थे वह केंद्र में चले गए, जबकि जो हल्की तत्व थी वह बाहर की ओर व्यवस्थित हो गए। इनके अनुसार जो बाहरी सतह थी उसमें 4 प्रकार के तत्व विद्यमान थे, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसमें से जो ऑक्सीजन थी वह मुक्त अवस्था में नहीं थी। यह ओपेरिन की संकल्पना है। उनके द्वारा जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। उन्होंने माना कि पहले पृथ्वी एक प्रकार के वायु का गोला थी और वह धीरे धीरे ठंडा होकर उसके जो भारी तत्व थे वह पृथ्वी के केंद्र में चले गए, जबकि जो हल्की तत्व थी वह बाहर की ओर व्यवस्थित हो गई। उनके अनुसार जो बाहरी तत्व थे उसमें हाइड्रोजन थे, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन थे और जो ऑक्सीजन थी वह मुक्त अवस्था में नहीं थी। इन 4 तत्वों से विभिन्न प्रकार के यौगिक का निर्माण हुआ और यह व्यवस्थित होकर सरल कार्बनिक पदार्थ जैसे शर्करा, अमीनो अम्ल इन सभी के निर्माण हुए और जो कार्बनिक पदार्थ बने वह जल के साथ क्रिया करके बहुलक का निर्माण किए। बहुलक के अंतर्गत पॉलीसेक्राइड, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल इन सभी का निर्माण हुआ और यही बहुलक के निर्माण के द्वारा जीवों की उत्पत्ति पृथ्वी पर संभव हो सकी। उसके पश्चात एक अन्य वैज्ञानिक शटल के द्वारा जीन संकल्पना, प्रकृति और व्यवहार के संबंध में परिकल्पना प्रस्तुत की गई और इस परिकल्पना को कहा जाता है जीन संकल्पना। तो इस बिंदु को हमें याद रखना है कि शटल नामक वैज्ञानिक के द्वारा जीन संकल्पना प्रस्तुत की गई है। एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, पृथ्वी के जो आदि वातावरण थे उसमें मूल रूप से हाइड्रोजन अधिक मात्रा में थी, परंतु वर्तमान स्थिति में वातावरण में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में है। तो इन सभी बिंदु को हमें याद रखना है कि ओपेरिन की संकल्पना क्या थी और साथ ही जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आनुवांशिकता के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।